क्या आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक और साधारण डरावनी कहानी है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल गलत हैं। इस कहानी के बाद आपकी नई साल की रात कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी आप सोचते हैं। और हाँ, आप जैसे स्मार्ट और खास लोग ही हमारे चैनल को इतना खास बनाते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और भी ज्यादा दमदार कंटेंट बनाने का जोश देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल का आखिरी दिन था। पूरे शहर में उत्सव का माहौल था। हर गली चौराहे पर रोशनी की जगमगाहट फैली हुई थी। सड़कें लोगों से भरी थी जो हंसी ठिठोली करते हुए नए साल का इंतजार कर रहे थे। छोटे बच्चे पटाखे चला रहे थे। दुकानों के बाहर कतारें लगी थी और हर तरफ खुशी का माहौल था। पर इस रौनक और चहल पहल से दूर शहर के बाहरी इलाके में कुछ और ही चल रहा था। शहर के एक सिरे पर घना जंगल था जिसमें प्रवेश करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालदुर्ग के नाम से जानते थे। हवेली काली दीवारों से घिरी हुई थी और चारों ओर जंगली बेलों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस हवेली में अजीब और डरावनी चीजें होती हैं। यह हवेली किसी भूतिया फिल्म की तरह दिखती थी। टूटी हुई खिड़कियां, लटकते हुए लकड़ी के दरवाजे और जंग लगे लोहे के गेट। लेकिन ये केवल दिखने में डरावनी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो लोगों को वहां जाने से रोकता था। इसी खौफनाक जगह के बारे में सुनकर तीन दोस्तों ने वहां जाने की ठानी। बिट्टू, दिव्या और अखिलेश, जो 24 साल के थे, रोमांच की तलाश में थे। बिट्टू, जो ग्रुप का लीडर था, हमेशा नई और साहसी चीजें करने के लिए तैयार रहता था। दिव्या, ग्रुप की सबसे डरपोक सदस्य, अक्सर डर के बावजूद दोस्तों का साथ देती थी। वहीं अखिलेश हर चीज को तार्किक नजरिए से देखने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार उसने भी साथ जाने का फैसला कर लिया। वे तीनों अपने घर वालों को बिना बताए रात 9 बजे जंगल की तरफ निकल पड़े। अंधेरे में उनकी जीप धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दिव्या ने डरते हुए कहा, हमें सच में वहां जाना चाहिए? मुझे लगता है ये ठीक आइडिया नहीं है। जब जीप हवेली के पास पहुंची तो हवेली की पहली झलक ने ही उनके दिलों की धड़कन तेज कर दी। घने अंधेरे में उस पुरानी हवेली की काली दीवारें मानो किसी विशाल भूतिया प्राणी की तरह उभर रही थी। हवेली का बड़ा काला गेट, जो आधा खुला हुआ था, एक रहस्य की तरह सामने खड़ा था। उस पर लटके हुए मोटे लोहे के जाले और पुराने जंग लगे ताले यह बताते थे कि वह गेट सालों से बंद पड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे बाहरी दुनिया से अलग कर रखा हो। हवेली के चारों ओर घनी झाड़ियां और सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा से इधर उधर झूल रही थीं। इन सूखे पेड़ों की अजीब आकृतियां बन रही थीं, जो किसी खौफनाक शैडो की तरह हवेली के पास मंडरा रही थी। बिट्टू ने जीप रोकते हुए कहा, यह जगह सच में डरावनी है। लेकिन दिव्या के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अखिलेश भी चुप था, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। गेट के पास खड़ी हवेली का दृश्य और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही जीप का इंजन बंद हुआ, चारों तरफ एक भयावह सन्नाटा छा गया। हवेली से कुछ कदम दूर सड़क पर धूल और टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। यह संकेत था कि इस जगह ने कई सालों से किसी का स्वागत नहीं किया था। सड़क पर गहरी दरारें और जगह जगह उखड़े हुए टाइल्स थे, जैसे किसी ने अचानक इसे छोड़ दिया हो और अब यह अजनबी जगहों का हिस्सा बन चुका था। हवेली का मुख्य दरवाजा सामने था, बड़ा और भव्य, लेकिन उसकी बनावट में कुछ ऐसा था जो उसे और भी खौफनाक बना रहा था। उस पर जंग के धब्बे थे जो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। खून के हल्के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे जो वहां कब से पड़े थे यह कोई नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने वर्षों से किसी का स्वागत नहीं किया और न ही कोई इस दरवाजे से बाहर जाने का साहस कर सका हो। जब बिट्टू ने गेट को हल्के से खींचा तो गेट की ध्वनि एक गहरी खांसती आवाज की तरह गूंज उठी। उसकी आवाज से एक खौफनाक सिहरन सी महसूस हुई, जैसे हवेली खुद किसी को अंदर बुला रही हो। जैसे ही गेट का एक हिस्सा खुला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया जो उनके शरीर को सिहरन में डुबो गया। हवेली का मंजर और भी डरावना हो गया था। जैसे ही वे अंदर गए, उनके पैरों के नीचे बिछी सड़क पर गहरी धूल और टूटी हुई कांच की चूड़ियां बिखरी पड़ी थीं। वह बड़ी हवेली का मुख्य दरवाजा अपनी विशालता में और भी खौफनाक लग रहा था। इस विशाल दरवाजे के पास लगे खून के धब्बे जो दीवारों और दरवाजे के किनारों पर फैल गए थे, इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि शायद यहाँ कुछ बहुत खौफनाक घटनाएं घटित हो चुकी थीं। ये हवेली किसी और समय का हिस्सा थी जो अब एक बर्बाद और वीरान खंडहर में तब्दील हो चुकी थी।
यह दृश्य देखकर दिव्या की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन बिट्टू ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। डरो मत, यह सब बस अफवाहें हैं। लेकिन दिव्या के मन में कुछ तो था जो उसे इस जगह से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। अखिलेश, जो हमेशा तर्क और सच्चाई पर विश्वास करता था, अब भी चुप था। उसने अपनी आंखें घुमाई और महसूस किया कि हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी, एक खौफनाक खामोशी जो सब कुछ निगल रही थी। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही एक और सिहरन ने उनका पीछा किया। वे अब इस रहस्य से रूबरू थे जिसे वे महसूस कर रहे थे। हवेली के भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया, जो न केवल उनके शरीर को छूकर निकल गया बल्कि एक गहरी सिहरन भी छोड़ गया। यह ठंड साधारण नहीं थी, यह उस हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंड थी, जैसे हवेली खुद उन्हें अपनी जकड़ में लेने के लिए तैयार हो। उनकी सांसें भी साफ दिखने लगी और जैसे ही वे अंदर बढ़े, हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई जो पुराने वक्त और किसी गहरे रहस्य का एहसास दिलाती थी। फर्श पर धूल और गंदगी का ढेर था, जैसे बरसों से किसी ने इस हवेली को छुआ तक नहीं था। हवेली का हर कोना उन्हें अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था, जैसे वहाँ कुछ और था जो उन्हें देख रहा था। अखिलेश ने अपनी फोन की फ्लैशलाइट चालू की और इधर उधर की दीवारों पर ध्यान से नजरें दौड़ाई। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी दीवारों पर बने अजीब आकृतियों पर पड़ी जो किसी प्राचीन भाषा की तरह लग रही थी, जैसे ये आकृतियां किसी दूसरे समय से इस हवेली में रहकर आई हो और अब भी अपने रहस्यों को चुपके से ढकेलने की कोशिश कर रही हो। तभी उनकी नजरें एक कोने में पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। यह तस्वीर इतनी पुरानी और धुंधली थी कि शुरू में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही दिव्या ने उसे उठाया, तस्वीर में कुछ अजीब सा होने लगा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक तस्वीर के ऊपर खून के धब्बे उभरने लगे। यह खून धीरे धीरे फैलने लगा। दिव्या चौंक पड़ी और घबराकर तस्वीर को फेंक दिया। वह कांपते हुए बोली, यह क्या था? बिट्टू और अखिलेश भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे इस डरावनी घटना को स्वीकार करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह हवेली इन तीनों को लगातार चुनौती दे रही थी। और जैसे ही उन्होंने हर डरावनी चीज को नजरअंदाज किया, हवेली उन्हें और भी गहरे रहस्यों में फंसाती जा रही थी। दिव्या की आंखों में अब और भी डर था और अखिलेश और बिट्टू के चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। यह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं थी, बल्कि यह उन पर किसी न किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवेली ने और भी भयानक राज खोलने शुरू कर दिए थे। रात के 11 बजे का समय था। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन उन तीनों के दिलों में हलचल थी। उन्होंने तय किया था कि अब उन्हें हवेली के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि डर और जिज्ञासा दोनों का सामना किया जा सके। बिट्टू, जो हमेशा से ही साहसी था, सबसे पहले एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खोलते हुए अंदर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने एक छोटी सी लाइब्रेरी का दृश्य था। लाइब्रेरी में किताबों और पन्नों का ढेर था जो सालों से किसी ने छुआ नहीं था। वहाँ की गंदी किताबें और तंग दीवारें एक भयानक खामोशी का एहसास दिला रही थी। बिट्टू ने एक किताब उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे पन्ना पलटा, एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। तभी अचानक से उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवेली की गहरी खामोशी थी। एक हल्की सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। इसी बीच दिव्या की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, बिट्टू, अखिलेश, यहाँ आओ। वह डर के साथ कमरे के अंदर से चिल्ला रही थी। दोनों घबराए हुए दिव्या की आवाज सुनकर उसके पास दौड़े। दिव्या ने उन्हें दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। अखिलेश की नजरें अचंभित हो गईं। खून के धब्बे और उस गहरे लाल रंग के शब्दों ने उनकी घबराहट को और बढ़ा दिया। दिव्या डर के मारे कांप रही थी और अखिलेश और बिट्टू भी अब समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहाँ आ गए थे। तभी अखिलेश ने दीवार के पास एक पुरानी अलमारी देखी। अलमारी में अंदर कुछ था जिसे खोलने की जिज्ञासा उसके अंदर बढ़ गई। उसने अलमारी खोलते हुए देखा कि एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने आधे जले हुए थे, जैसे किसी ने उसमें आग लगाने की कोशिश की हो। अखिलेश ने उसे धीरे धीरे खोलते हुए पढ़ना शुरू किया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, नए साल की रात को जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा। यह हवेली उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगी। उसने और पन्ने पलटे और हर पन्ने पर खून से लिखे शब्द सामने आने लगे, जैसे हवेली के भीतर कोई पुरानी आत्मा अपना संदेश देने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही अखिलेश ने आखिरी पन्ना पलटा, हवेली की घड़ी ने एक भयानक आवाज में 12 बार घुंघरू की तरह बजना शुरू कर दिया। रात के 12 बज चुके थे। हवेली के चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि अखिलेश का बैग उड़कर दूसरी तरफ गिर पड़ा।
तभी दिव्या ने देखा एक काले साए की परछाई उनके पास से गुजरती हुई दिखी। दिव्या की चीख पर बिट्टू और अखिलेश तुरंत पलटे, लेकिन उन्होंने इसे दिव्या का भ्रम मान लिया। तुम थक गई हो दिव्या, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो काम नहीं कर रहा, बिट्टू ने हंसी में कहा। लेकिन दिव्या का डर धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। रात के 3 बजे थे। हवेली के अंदर की खामोशी और अजीब आवाजें अब और भी डरावनी लग रही थी। तीनों के मन में एक ही ख्याल था, यहाँ से कैसे बाहर जाएं। वे किसी तरह हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुँचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाजा जैसे किसी ताकतवर शक्ति से बंद हो गया था। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अखिलेश ने चिल्लाकर कहा, क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। एक घना सन्नाटा था, बस हवेली की बुरी हवा ही उनके चेहरे को थपथपा रही थी। इसी बीच बिट्टू की नजर दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग में वही तीनों, बिट्टू, दिव्या और अखिलेश, दिख रहे थे जैसे वे उसी हवेली में पहले से मौजूद थे। लेकिन यह पेंटिंग नॉर्मल नहीं थी। उनकी आंखों में गहरी और डरावनी मुस्कान थी, और वो मुस्कान कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी भयानक सच्चाई को छुपाए हुए हो। वे जैसे खुद को हवेली का हिस्सा मान चुके थे। बिट्टू और अखिलेश ने पेंटिंग को कुछ देर तक घूरते हुए देखा। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक दिव्या ने जैसे ही उन दोनों को देखा, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। उसका चेहरा एकदम से बेजान सा लगने लगा, जैसे उसकी आत्मा ने उस शरीर से पूरी तरह से दूरी बना ली हो। अखिलेश ने डरते हुए कहा, दिव्या, लेकिन दिव्या ने कुछ नहीं कहा। उसके मुंह से बस एक डरावनी गहरी आवाज निकली, जो किसी भूतिया अजीब साए की तरह गूंज रही थी। उसकी आवाज एकदम से कटी कटी और भारी हो गई थी, जैसे वह किसी और के नियंत्रण में हो। उसने कहा, तुम लोग कभी यहाँ से नहीं जा सकते, तुम तो पहले ही मर चुके हो। ये सुनते ही बिट्टू और अखिलेश के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह शब्द उन पर मानो किसी बोझ की तरह गिर गए। वे समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा था, लेकिन उनका दिल यह महसूस कर रहा था कि अब वे सिर्फ जिंदा नहीं हैं, वे तो इस हवेली में किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। बिट्टू और अखिलेश घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उनसे कोई उम्मीद हो, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। दिव्या की आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं, और उसकी मुस्कान अब भी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी और दुनिया से लौटकर आई हो, और अब उसके पास इस दुनिया में किसी का वजूद नहीं था। वे दोनों दिव्या से डरने लगे, लेकिन फिर जैसे ही दिव्या ने उन्हें देखा, उसने अपनी आवाज बदली और धीरे धीरे कहा, तुम लोग तो बस कहानियों का हिस्सा बन चुके हो। यह सुनकर अखिलेश के होश उड़ गए, और वह डर के मारे बिट्टू भी अब यह समझ चुका था कि वे जिस हवेली में थे वह कोई सामान्य जगह नहीं थी, वहाँ कुछ और ही था जो उन्हें पकड़ने आया था। दिव्या की यह घिनौनी भयानक रूप देखकर दोनों के कदम ठिठक गए। उन्होंने समझ लिया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वे अब इस हवेली में हमेशा के लिए फंसे हुए थे। उनकी आंखों में डर और दिलों में खौफ की लहर दौड़ने लगी। दिव्या की आंखों में जो सफेदी थी वह एक बुरी और अंधेरे सच्चाई का संकेत थी। अब उनके लिए हवेली से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ी, वह खौफनाक सन्नाटा और अंधेरा कुछ देर के लिए टूटा, लेकिन जो दृश्य सामने आया वह किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। हवेली के बाहर तीनों के शव पड़े थे, बिट्टू, अखिलेश और दिव्या। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें किसी खौफनाक दृश्य को देखकर ली हो। उनकी आंखों में वो डर साफ था जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता, जैसे वे किसी बुरी ताकत से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठे हो। अखिलेश का शरीर किसी दीवार के पास था, और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी का टुकड़ा था जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। दिव्या की आंखें खुली हुई थी, और उनकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे वो किसी भूतिया दुनिया से वापस आई हो। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, और उसके होंठ पर एक डरावनी मुस्कान भी थी, जैसे वह अब भी हवेली के खौफ में बंधी हो। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उन्होंने इसे आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे कि हवेली ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, एक बुजुर्ग ने कहा, यह एक बुरी ताकत का घर है जो हर किसी को अपने जाल में फंसा लेती है। लोग कहते थे हवेली का नाम अब और भी डरावना हो गया था कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। वे बस हवेली की काली दीवारों के अंदर सिमट जाते हैं, और उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। अब उस हवेली का नाम उस इलाके में एक खौफनाक कहानी के रूप में सुनाया जाता था।